हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में रिलीज हुई कनेडियन स्लैशर फिल्म बुचर्स बुक 3 बोन सॉ का ब्रेकडाउन। इसके राइटर डायरेक्टर हैं एड्रियन लैंगली। बुचर्स फ्रेंचाइज की ये तीसरी मूवी है। पिछली दो भी एड्रियन ने ही बनाई थी और दोनों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। बुक 2 और बुक 3 दोनों 2024 में रिलीज हुई थी थोड़े से गैप के बाद, लेकिन बुक 3 अब जाके अवेलेबल हुई है बड़ी मुश्किल से। और ये तीनों मूवीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हर पार्ट में अलग बुचर्स की कहानी दिखाई जाती है, तो देखते हैं कि इस बार कौन होगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक व्हाइट वैन को देखते हैं जो रात के टाइम एक डाइनर के सामने आके खड़ी हो जाती है। उस वैन के अंदर से बहुत सारा खून टपक रहा था क्योंकि वैन के अंदर लटके हुए थे कई सारी लड़कियों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स। डाइनर के दो वर्कर्स ब्रेक में बाहर आए हुए थे, पर वैन पे उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। ब्रेक खत्म होते ही दोनों अंदर चले गए। फिर बाहर आई केट जो अपनी शिफ्ट पूरी करके घर जा रही थी। उसके बाहर आते ही वैन एकदम से स्टार्ट होकर उसके पीछे लग गई। उसने भी नोटिस कर लिया था कि वैन उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो थोड़ा स्लो हो गई तो वैन उसे अकेला छोड़ के आगे निकल गई। तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई। फिर आराम से वो अपनी बिल्डिंग तक पहुंची, लेकिन इससे पहले के अंदर जा पाती वैन के डिफॉर्म्ड फेस वाले ड्राइवर ने उसके सर पे हथौड़ा मार के उसे बेहोश कर दिया और वैन में डालकर उसे ले गया एक बड़े से वेयर हाउस में। इस सन के आदमी का नाम है बोन सॉ, क्योंकि ये बोन सॉ से ही अपने विक्टिम्स के पीसेस करता है। केट के साथ भी वही कर रहा था। तभी वो होश में आ गई और दर्द के मारे चिल्लाने लगी, तो बोन सॉ ने पहले उसका सर ही काट के अलग कर दिया। केट के गुमशुदा होने की रिपोर्ट शेरिफ मैककॉनल के पास पहुंची, तो शेरिफ गई डाइनर में थोड़ी पूछताछ करने। वहां पे वही दो वर्कर्स शेरिफ को बताते हैं कि कल रात एक व्हाइट वैन डाइनर के बाहर खड़ी हुई थी, और वो ये भी बताते हैं कि 3-4 हफ्ते पहले दो और लड़कियां ऐसे ही एक रात गायब हो गई थी और किसी ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि यहाँ आसपास उनका कोई नहीं है। वो दोनों एक साथ डेली डाइनर में आया करती थी, पर अचानक से उन्होंने आना बंद कर दिया। तब इन्हें पता चला कि वो गायब है। ये सब पता लगने के बाद और डाइनर के सामने उस वैन से निकला हुआ खून देखने के बाद शेरिफ पूरी तरह इस केस पे जुट गई। इसी बीच हम वीना को देखते हैं जो कि एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है और अभी उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के पास फोन मिला रही है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। शाम को वो क्लब जाने के लिए निकली, लेकिन उसका खटारा ट्रक इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होता। जैसे तैसे उसे स्टार्ट करके वो क्लब में पहुंची और वहां मैनेजर के साथ उसकी बहस हो गई, तो मैनेजर ने उसे जॉब से निकाल दिया। जाते जाते उसने बारटेंडर जेड से थोड़ी बातचीत की और थोड़ी बात की वहां के डीजे कोडी से, जिसने अपना कार्ड भी वीना को दे दिया ताकि अगर कुछ जरूरत पड़े तो वो कोडी के पास फोन कर ले। फिर जैसे ही वीना क्लब से बाहर निकली, उसके पास आ गया स्टुअर्ट नाम का आदमी जो काफी देर से अंदर बैठा हुआ बस वीना को ही देखे जा रहा था। बल्कि वो हफ्ते में कई बार आता है और पूरे टाइम बस वीना को ही घूरते रहता है। वो वीना के साथ थोड़ी बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, पर वीना उसे इग्नोर करके वहां से निकल गई और हम देख पाए कि बोन सॉ भी अपनी वैन लेकर वहीं पर खड़ा है। आगे जाकर वीना एक गैस स्टेशन पर रुकी, जहां पे उसने फिर एक बार स्टीव के पास फोन मिलाया, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं। निराश होकर वो वापस अपने ट्रक में जा रही थी कि तभी उसने सामने खड़ा पाया स्टुअर्ट को। अब वीना को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। स्टुअर्ट को अवॉइड करने के लिए वो स्टोर के अंदर जाने लगी, लेकिन स्टोर बंद था और ये बात स्टुअर्ट को पहले से पता थी। बल्कि उसे ये भी पता था कि वीना को जॉब से निकाल दिया गया है। उसकी बातें वीना को परेशान कर रही थी और इसी बीच वो व्हाइट वैन भी वहां से गुजरी, जिसे देखकर स्टुअर्ट समझ गया कि वो व्हाइट वैन वीना के पीछे लगी हुई है। शीशा देखना भूल गया शायद। वो वीना को लिफ्ट ऑफर कर रहा था, पर वीना जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट करके एक बार फिर उसे इग्नोर करके निकल गई, लेकिन इस बार वो अलर्ट थी। अब उसे पता था कि स्टुअर्ट उसके पीछे आएगा और हुआ भी ऐसा ही। स्टुअर्ट को चकमा देने के लिए वीना ने ट्रक रोड के साइड वाली झाड़ियों में लगा के बंद कर दिया। फिर जब स्टुअर्ट की कार आगे निकल गई, तब ट्रक को बाहर निकाल कर वो आगे बढ़ी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जैसे उसने स्टुअर्ट को चकमा दिया, सेम वैसे ही बोन सॉ ने उसे चकमा देने के लिए अपनी वैन भी साइड में दबा रखी थी। ट्रक के निकलते ही वो भी वैन निकाल कर ट्रक के पीछे लग गया। आधी रात में रोड पर चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। वीना सीधा पहुंची स्टीव के रूम पे, जहां पे वो किसी और लड़की के साथ व्यस्त था, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसके साइड से तो ब्रेकअप हो चुका है। वीना उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर वो बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, इसलिए वीना चुपचाप वहां से निकल आई। आगे फिर वो उसी डाइनर में जाके रुकी जहाँ पे केट काम करती थी और वहाँ पे पहले से बैठा हुआ था स्टुअर्ट। ऊपर से वैन भी वहीं पे आके
आके रुक गई। फिर जब घर जाने की बारी आई तो वीना का ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत ज्यादा ट्राई किया तो इंजन ही ठप पड़ गया। तब ना चाहते हुए भी उसे स्टुअर्ट से लिफ्ट लेनी पड़ी। रास्ते में स्टुअर्ट को ज्यादा ही चेप होने लगा था कि तभी व्हाइट वैन ने पीछे से आकर उसकी कार में टक्कर मार दी। तो कार की स्पीड बढ़ाने के बजाय स्टुअर्ट ने उसी टाइम कार रोकी और एक बड़ा सा नाइफ लेकर बाहर निकल गया ड्राइवर को सबक सिखाने। वो साफ बोल रहा था कि ये लड़की मेरी है, अपने लिए दूसरी ढूंढ। उसे पहले से ही ड्राइवर के इरादे पता थे क्योंकि वो खुद भी एक प्रेडेटर है दूसरी तरह का, पर आज उसे उससे बड़ा प्रेडेटर मिल गया। बोनसॉ ने एकदम से बाहर निकल के सीधा उसके सर पे हथौड़ा मार के उसे चित कर दिया। ये देखकर वीणा जल्दी से कार के पीछे छुप गई तो बोनसॉ ने उसे भी दबोचना चाहा, लेकिन उसने फाइट बैक किया जिसके चलते वो फ्री हो गई। पर तभी सामने से एक ट्रक आ गया जो काफी स्पीड में था और ट्रक ने वीणा को ठोक दिया। ट्रक के अंदर एक यंग कपल था जो बिना बोनसॉ के ऊपर ध्यान दिए अपनी बहस में लग चुके थे। बस इसी का फायदा उठाकर बोनसॉ चुपचाप स्टुअर्ट की बॉडी को वैन में डालकर वहां से निकल गया। वैन को जाते देख वो कपल भी अपने रास्ते निकल गए। रोड पे बची रह गई बेहोश पड़ी वीणा। बाद में कोई वहां से निकला होगा जिसने ध्यान दिया तो वीणा हॉस्पिटल पहुंची। शेरिफ भी हॉस्पिटल में आ गई वीणा का बयान लेने, लेकिन वीणा अब तक होश में नहीं आई थी। उसके पास से कोडी का कार्ड मिला था तो शेरिफ ने फोन करके कोडी को बुला लिया, लेकिन कोडी को भी कोई जानकारी नहीं थी कि वीणा की ये हालत कैसे हुई। इसलिए वो भी वापस चली गई ये बोलकर कि जब इसे होश आएगा तो मुझे बुला लेना। इतने में बोनसॉ ने स्टुअर्ट को अपने वेयर हाउस में ले जाकर बीच में से चीर दिया था उसके बीच में आने के लिए। अगली सुबह हम बारटेंडर जेड को देखते हैं जिसका एक्स हस्बैंड उसे पैसे के लिए परेशान करता रहता है, इसलिए वो एक डीलर से नशा खरीद के चोरी छुपे स्ट्रिप क्लब में डांसर्स को बेचती है। पर आज ये बात मैनेजर को पता लग गई तो जेड के साथ वो निकल गया डीलर से मुलाकात करने। रास्ते में वो उसी गैस स्टेशन पर रुके और वहां पे बोनसॉ पहले से ही अपनी वैन में फ्यूल भर रहा था, लेकिन गैस स्टेशन पर आने से पहले ये बहुत कुछ करके आया है। शेरिफ ने पूरे टाउन में व्हाइट वैन्स के ऊपर अलर्ट जारी कर दिया था तो रेडियो के ऊपर न्यूज चलने लगी कि अगर किसी को भी व्हाइट वैन दिखे तो उससे दूर रहना। और ये खबर सुन ली थी बोनसॉ ने, तो वो खुद एक व्हाइट वैन की तलाश में निकल पड़ा। एक सुनसान जगह पर उसे एक व्हाइट वैन मिली जिसके अंदर एक कपल की बड़ी बातचीत चल रही थी। तो बोनसॉ ने उनमें से लड़की का सिर काट दिया और लड़के को बेहोश करके ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया। फिर उसी की गन उसके हाथ में पकड़ाकर उसके मुंह के अंदर गोली चलाकर उसे मार डाला। उसने ऐसा क्राइम सीन बना दिया जिसे देखकर ऐसा लगे कि व्हाइट वैन वाले हत्यारे ने वो न्यूज सुन ली थी और डर के मारे खुद ही अपनी जान ले ली। इसलिए अब ये टाउन एकदम सेफ है क्योंकि व्हाइट वैन वाला तो मारा गया। इससे पता चलता है कि बोनसॉ कितना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो दिमाग भी चलाता है। अब गैस स्टेशन पर जेड को देखकर वो जेड के पीछे लग गया। जैसे जेड डीलर के घर पहुंची मैनेजर ने अंदर जाकर डीलर को गोली मार दी और जेड को लगा था कि वो बस बात करने आया है, पर इससे जेड को अंदाजा हो गया कि उसे भी कोई बड़ी सजा मिलने वाली है। मैनेजर उसे फिर से क्लब में लेकर गया और अंदर ले जाकर उसने जेड को बेहोश कर दिया क्योंकि क्लब खाली हो चुका था। उसे लगा कि खाली क्लब का फायदा वो उठाएगा, पर असली फायदा उठा गया बोनसॉ। वो उन दोनों को कैद करके अपने साथ वेयर हाउस में ले गया। मैनेजर को उसने लटका रखा था और जेड बंधी हुई थी वैन में। सबसे पहले उसने मैनेजर को मारा, एक कटीली तार उसके गले पे रगड़ के उसका सर अलग करके। पर इतने में जेड होश में आकर फ्री हो चुकी थी, लेकिन टाइम रहते वेयर हाउस से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए आखिर में बोनसॉ ने उसका भी सर अलग कर दिया। इधर खबर मिलते शेरिफ उस फर्जी व्हाइट वैन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उस सीन पे उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि वैन में सरकटी लाश पड़ी होने के बावजूद भी वैन के अंदर से खून नहीं टपक रहा था, जबकि बोनसॉ की वैन में से खून टपकता है क्योंकि उसने मॉडिफाई कर रखी है। बाकी पुलिस वाले तो सेटिस्फाई हो चुके थे, पर शेरिफ अब भी अलर्ट थी। उधर वीना को होश आया तो उसे पता चला कि उसका बच्चा नहीं बच पाया। शेरिफ ने उसका बयान लिया तो उसने बता दिया कि एक व्हाइट वैन आई थी जिसके ड्राइवर ने हम पे अटैक किया था। व्हाइट वैन तक तो सही था, पर जब वीना ने ड्राइवर का हुलिया बताया तो शेरिफ के होश उड़ गए। उसने बताया कि ड्राइवर का फेस डिफॉर्म था, उसकी नाक नहीं थी, सर पे बाल नहीं थे और उसके व्हाइट कपड़े खून से सने हुए थे। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर शेरिफ का शक यकीन में बदल गया कि जो व्हाइट वैन उन्हें मिली है वो फर्जी है। अगली सुबह बोनसॉ सभी बॉडी पार्ट्स को लेकर एक फार्म पे पहुंच गया जहां का फार्मर उससे फ्रेश बॉडी पार्ट्स खरीदता है अपने पिग्स को खिलाने के लिए। पैशन से पैसा कमा रहा है। वापस वेयर हाउस में जाकर उसने वैन को और मॉडिफाई कर लिया ताकि जेड की तरह कोई लड़की फ्री होके भाग न पाए। इस बीच कोडी पहुंची एक फॉर्चून टेलर के पास जिसने कोडी को बताया कि तुम जल्दी मरने वाली हो, मौत तुम्हारे आसपास है। पर कोडी को ये सब बकवास लगा। रात में बोनसॉ फिर से शिकार पर निकल चुका था तो रास्ते में उसे वही ट्रक दिखा जिसने वीना को टक्कर मारी थी। ट्रक वाला कपल पास ही में बैठा हुआ था तो बोनसॉ ने लगे हाथ उन दोनों को भी मार डाला। फिर वो जाके खड़ा हो गया स्ट्रिप क्लब के बाहर जहाँ पे उसे दिखाई दे गई कोडी। स्ट्रिप क्लब पूरा खाली पड़ा था, ऊपर से कोडी की नजर उस वैन पे पड़ गई तो उसने जल्दी से अंदर जाकर पुलिस के पास फोन मिला दिया
लिया और फिर ये खबर शेरिफ तक पहुंची तो शेरिफ वीना को साथ लेकर निकल पड़ी। इस बीच बोन्स और कोडी को वैन में बंद करके वेयर हाउस की तरफ निकल चुका था। रास्ते में वो गैस स्टेशन पे रुका तो इस बार वर्कर ने उसे देख लिया। वर्कर ने सीधा पुलिस के पास फोन मिलाया। फिर ये जानकारी पहुंची शेरिफ के पास तो वो गैस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि बोन्सो ने भी वर्कर को फोन मिलाते हुए देख लिया था। पुलिस वाले उस वर्कर को यही बोल रहे थे कि तुम कुछ मत करना, स्टोर के अंदर ही रहना। लेकिन उस वर्कर ने कई सारी हॉरर मूवीज देखी हुई थी, इसलिए वो पहली फुर्सत में कार लेकर वहां से निकल गया और बोन्सो बस देखता रह गया। हॉरर मूवीज देखने के फायदे। जब तक शेरिफ गैस स्टेशन पे पहुंची तब तक वैन जा चुकी थी, लेकिन वहां पे खून जरूर पड़ा था। शेरिफ ने पीछा करना शुरू किया तो थोड़ी दूरी पर उसे वैन दिख गई। शेरिफ ने सायरन देकर वैन रुकवाई और गन लेकर ड्राइवर के पास गई, लेकिन ड्राइवर ने ले रखी थी शॉटगन। इससे पहले शेरिफ कुछ करती बोन्सो ने गोली मार के उसका सर खोल डाला। ये देखकर वीना फिर एक बार कार के पीछे जाकर छुप गई और बोन्सो अपनी वैन लेकर आगे निकल गया क्योंकि उसे लगा कि शेरिफ अकेली थी। तो वीना ने जल्दी से शेरिफ की गन उठाई और कार लेकर वैन के पीछे लग गई। पीछे पीछे वो जा पहुंची वेयर हाउस तक और रास्ते में उसने बैकअप भी बुला लिया था, पर इतना टाइम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि बोन्सो को चकमा दिया जाए। पुलिस कार को थोड़ा दूर पार्क करके उसने सायरन ऑन कर दिया। इसके चलते बोन्सो कार के पास गया और इतने में वीना ने कोडी को फ्री करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि जरूरी मॉडिफिकेशन वो पहले ही कर चुका था। उसने वापस आकर वीना के ऊपर गोली चला दी जिससे वो बच गई, लेकिन उसकी गोलियों से बोन्सो नहीं बच पाया। हालांकि मरा वो अब भी नहीं था। कोडी को बचाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वीना कोडी समेत पूरी वैन ही लेकर फरार हो गई। लेकिन बोन्सो ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो पुलिस कार लेकर पीछे लग गया। उसने गोली मार के वैन का टायर पंचर कर डाला जिसके चलते वैन रोड से उतर गई। फिर उसने वैन का बैक डोर खोला, पर इतने में वीना ने कोडी को फ्री कर दिया था। तो कोडी ने वहां से एक हथौड़ा उठा लिया और ये देखकर बोन्सो ने उठा लिया स्टुअर्ट वाला नाइफ। वो कोडी की तरफ बढ़ रहा था तो कोडी ने पूरी जान लगाकर उसे हथौड़ा मारा जो ऊपर वाली चेन्स में अटक गया, जिसके चलते कोडी बस मरने वाली थी कि तभी पीछे से वीना ने अटैक कर दिया। इससे कोडी को भी मौका मिल गया तो नाइफ लेकर उसने कई बार बोन्सो को स्टैब कर डाला, लेकिन मरा वो अब भी नहीं था। मौका मिलते ही उसने नाइफ कोडी की गर्दन में घुसा दिया जिसके चलते वीना के सामने ही उसकी मौत हो गई। तो वीना ने वैन के अंदर से एक और बड़ा सा वेपन निकाल के बोन्सो के अंदर घुसा दिया, लेकिन रिस्क उसे लेना नहीं था, इसलिए बोन्सो के ऊपर उसने तेल छिड़का। फिर थोड़ी दूर जाकर वैन में आग लगा दी जिससे वैन उसके सामने ही ब्लास्ट हो गई। फिर कोडी की बॉडी को साथ लेकर वो निकल गई, लेकिन हम देख पाए कि बोन्सो अब भी नहीं मरा क्योंकि आग लगने से पहले ही वो वैन में से निकल चुका था। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। यानी बोन्सो की सागा अभी बाकी है। 2020 में किसने सोचा था कि ये पूरी फ्रेंचाइज बन जाएगी, वो भी स्लैशर एंथोलॉजी फ्रेंचाइज जिसमें हर एक मूवी के अंदर अलग बुचस की कहानी दिखाई देगी। 2-3 मूवीज और आते ही ये फ्रेंचाइज भी पॉपुलर हो जाएगी। अब या तो ये सेम फॉर्मूला जारी रख सकते हैं या फिर बोन्सो का चैप्टर 2 बना सकते हैं, क्योंकि फाइनली इन्हें एक खतरनाक विलन मिल चुका है। टाइम के साथ इस फ्रेंचाइज में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, गोर बड़ा है लेकिन कहानी भी बड़ी है। इस मूवी के प्लॉट में तो थ्रिल भी बहुत ज्यादा ऐड किया गया, जैसे स्टार्टिंग में कैट माउस वाला प्लॉट चला पूरी रात और साथ में रन टाइम भी बढ़ाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कब तक आता है और किस पे आता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करे इस चैनल को रिकमेंड करने में। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी मिल जाएगा जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर। 28 ईयर्स लेटर की वीडियो पे काम चल रहा है, वो भी आने वाली है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसकी चिंता मत करो। वीडियो कैसी आएगी वो सबको पता ही है और हाइप वाला ऑप्शन उसी वीडियो पे यूज करना है। तो आजकल मैं आपको जल्दी मिल रहा हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।